बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? चलें आज स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को ऑन फिंगर टिप्स, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तमाम अहम सेक्शंस को इंशाअल्लाह अजीज आज हम मुख्तसर सी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऑफेंस क्या होता है। पहले ऑफेंस की तारीफ देख लीजिए। ऑफेंस को सेक्शन 4 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इस तरह डिफाइन किया गया है। ऑफेंस मींस एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अब कोई एक्ट और कोई ओमिशन जिसके हवाले से कानून कहता है कि इस तरह करना है और इस तरह नहीं करना, अब कानून ने उस चीज को पनिशेबल बना दिया है। मिसाल के तौर पर कानून ये कहता है कि ब्राइब नहीं लेनी, अगर ली जाएगी तो वो पनिशेबल है। तो जिस तरह कानून ने जिस चीज को पनिशेबल बनाया है, अगर हम उसको वायलेट करते हैं तो फिर हम ऑफेंस के मुर्तकिब होंगे, और जिस चीज को कानून ने मना किया है अगर हम उसे करते हैं तो हम फिर ऑफेंस के मुर्तकिब होंगे। ठीक है, ऑफेंस आ गया। अब ऑफेंस में बेसिकली दो नेचर्स इसकी आ गई, ये कॉग्निजेबल और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल क्या होता है? कोई ऑफेंस जिसमें पुलिस जो है काबिले दस्त अंदाजी पुलिस, ठीक है जी, यानी पुलिस जो है उसमें विद आउट प्रायर परमिशन फ्रॉम मैजिस्ट्रेट किसी भी शख्स को गिरफ्तार कर सकती है, उसके ऊपर कोई अमर माने नहीं है। जिस ऑफेंस में पुलिस किसी शख्स को मैजिस्ट्रेट की इजाजत के बगैर गिरफ्तार कर सके उसे हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, और जिस ऑफेंस में पुलिस बगैर उसकी मैजिस्ट्रेट की इजाजत के गिरफ्तार ना कर सके उस ऑफेंस को हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस है इसमें माइनर नेचर के ऑफेंसेस होते हैं, माइनर नेचर के, ठीक है। और जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें रॉबरी है, थेफ्ट है, इसमें मर्डर है, फ्रॉड है, जर्रा की जो इकसाम है, लड़ाई झगड़ा के केसेस हैं, सारे के सारे वो इस कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आएंगे। तो आज चूंकि हमने डिस्कस करना है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को, चूंकि मेजर ट्रायल्स जो होते हैं और जो अहम चीजें होती हैं वो कॉग्निजेबल में आती हैं, तो हम डिस्कस करते हैं कॉग्निजेबल को। तो अगर कोई आदमी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है तो उसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज होगी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो दर्ज होगी वो किस सेक्शन के तहत होगी? 154 सीआरपीसी के तहत। अब 154 सीआरपीसी जो है इसकी लैंग्वेज जो है वो इस तरह है, उसकी लैंग्वेज के एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस इफ गिवन ऑरली or to an officer in charge of police station shall be reduced into writing by him or under his direction and be read over to the informant, and every such information whether given in writing or reduced into writing as aforesaid shall be signed by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the provincial government may prescribe in this regard। अब ये कह रहा है कि every information relating to the commission of a cognizable offense, यानी cognizable offense के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, अब उस इंफॉर्मेशन का देने वाला कोई भी हो सकता है। अब एक बंदा है जिसके साथ कोई ऑफेंस कमिट हुआ, वो पुलिस के पास गया, उसने वहां जाकर एप्लीकेशन लिखवाने के बजाय क्या किया, उसने इस खुद एक एप्लीकेशन जो है तैयार कर ली। तैयार करने के बाद उसके ऊपर सिग्नेचर्स किए, सिग्नेचर्स के बाद जो है वो लेकर वो पुलिस स्टेशन चला गया और वहां पर एसएचओ से कहा कि जनाब ये ऑफेंस मेरे साथ कमिट हुआ है तो इसकी आप एफआईआर दर्ज करें। अब इसकी जब प्री रिक्विजिट्स की तरफ हम गौर करेंगे कि एप्लीकेशन के अंदर क्या मौजूद होना चाहिए, तो पहली जो चीज है जो एप्लीकेशन के अंदर मौजूद होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि वो उसकी जो कंटेंट्स हैं उससे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हो रहा हो, यानी उसके जो मंदरजात हैं उनसे हो रहा हो। अब होता क्या है कि जैसे ही कोई बंदा जो है वो पुलिस के पास चला गया, उसने इंफॉर्मेशन दे दी या उसने दरखास्त दे दी
और पुलिस जल्दी से उसका जो है पर्चा दर्ज करने को तैयार नहीं हो रही, तो फिर क्या होगा? पुलिस क्या कहती है कि जनाब इससे तो जो है ना, ये इससे जुर्म नहीं बन रहा, इससे जुर्म नहीं बन रहा, आप जो लिख कर लाए हैं, जो दरखास्त आपने दी है या जो इंफॉर्मेशन आपने दी है, उससे कोई जुर्म कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो रहा। ठीक है जी, हाँ यही बात मैं कह रहा हूं, तो उससे कोई जुर्म कॉन्स्टिट्यूट, ये पुलिस का कहना होता है। तो बात यह है मेरे भाई कि पुलिस किसी ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन प्रायर टू रजिस्ट्रेशन ऑफ केस नहीं कर सकती। ठीक है जी, अब जितनी ये जो पिटीशंस चल रही हैं उनमें इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, ये सारा का सारा प्रोसेस जो है ये 154 की लैंग्वेज के कतई तौर पर मुखालिफ है। ठीक है, अब पुलिस क्या करेगी? पुलिस ने सिर्फ एक चीज देखनी है कि कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन, कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन, जो कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन है उनसे कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है। अगर कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन से कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है और उसके बावजूद पुलिस जो कह रही है कि जनाब जुर्म नहीं बन रहा, तो गुजारिश ये है कि पुलिस कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन को देख सकती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रायर टू रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस कानूनन नहीं कर सकती। तो अब कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन से कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है, लेकिन पुलिस उसको फिर भी दर्ज नहीं कर रही। हमारे पास ये रह जाती है कि हम पर्चा दर्ज करवाने के लिए दो काम कर सकते हैं। नंबर एक, पिटीशन अंडर सेक्शन 22A 22B। ठीक है जी, नंबर एक चीज ये है। और नंबर दो हमारे पास चीज आ गई है, हम क्या कर सकते हैं कि हम कर सकते हैं जनाब प्राइवेट कंप्लेंट। ये दो ऑप्शंस हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है जी, पुलिस ने पर्चा दर्ज नहीं किया तो सेक्शन 22A 22B ज़ाब्ता फौजदारी का ऑथराइज करता है सेशन जज को, और वो उसे जस्टिस ऑफ पीस का इख्तियार देता है। किसको? सेशन जज को जस्टिस ऑफ पीस का इख्तियार देता है कि सेशन जज जस्टिस ऑफ पीस के तौर पर 22A 22B के तहत डायरेक्शन जारी कर सकता है। किसको? किसी भी शख्स को। डीपीओ को डायरेक्शन जारी कर सकता है, एसएचओ को डायरेक्शन जारी कर सकता है, या किसी भी पुलिस ऑफिशियल को या दीगरान को वो डायरेक्शन जारी कर सकता है कि भाई आप कानून की वायलेशन ना करो और आप मुकदमा दर्ज करो। ठीक है जी, तो पिटीशन जब हम फाइल करेंगे तो प्रायर टू फाइलिंग ए पिटीशन वी शैल हैव टू सबमिट एन एप्लीकेशन टू कंसर्न डीपीओ, यानी एक एप्लीकेशन हमने दे दी पुलिस को, ठीक है जी, एसएचओ को नहीं दर्ज कर रहा, दूसरी एप्लीकेशन हमने दे दी डीपीओ को, ठीक है जी, उसके बावजूद जो है वो एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। अब हम क्या करेंगे? हम फौरी तौर पर कहां जाएंगे? 22A 22B की पिटीशन दायर करेंगे। किसके खिलाफ? डीपीओ के खिलाफ और कंसर्न एसएचओ के खिलाफ। अच्छा, इसमें अब जो हमारी प्राइम कंसिडरेशन होती है ना मुद्दई की, जो दरखास्त दे रहा वो क्या होती है? प्राइम कंसिडरेशन मुद्दई की ये होती है कि वो किसी ना किसी तरह से उस डिले से बच जाए जो डिले काज हो रहा है, क्योंकि उसके फौजदारी मुकदमे को जो चीज सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी वो है ताखीर, एफआईआर के इंदराज में ताखीर। कानून ये कहता है कि अगर किसी एफआईआर का इंदराज जो है वो ताखीर से होता है तो वो कानून ये कहता है कि वो रिजल्ट होगा डेलिब्रेशन का प्लस कंसल्टेशन का। इसका मकसद यह हुआ कि जब कोई वकवा हुआ, मुद्दई ने पर्चा दर्ज नहीं करवाया, तो उसने लोगों के साथ उसको डिलिबरेटली उसको डिस्कस किया है, उसको कंसल्ट किया है लोगों के साथ कि भाई किस किस बंदे का पर्चा करवाना है, क्या क्या पर्चा करवाना है, क्या स्टोरी रखनी है, क्या उसके मंदरजात रखने हैं, गवाहान को कहां पे रखना है, वकूए को कैसे बयान करना है, वो सारी की सारी चीजें उसने फैब्रिकेट की हैं, उसने मैनिपुलेट की हैं। तो जब वो सारी चीजों को फैब्रिकेट करेगा और डिस्कशन के बाद करेगा, कंसल्टेशन के बाद करेगा, तो फिर ऐसी एफआईआर की कानून में वैल्यू कोई भी नहीं होती। तो जब हमने इस मुसीबत से बचना है और हमने डिले को खत्म करना है, यानी फौरी तौर पर
अपने पार्ट में डिले को नहीं आने देना, तो उसका तरीका यह है कि जैसे ही कोई वकुआ हुआ, वकुआ के फौरी बाद हमने एप्लीकेशन फाइल कर दी। किसको? एसएचओ को। ठीक है जी, एसएचओ को जो एप्लीकेशन हमने फाइल की है, हमने ये कोशिश करनी है कि वकुआ के फौरी बाद एसएचओ को फाइल कर देनी। अब जो एसएचओ को हमने सबमिट कर दी एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन पर अब जो मौजूदा जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया हुआ है, उस प्रोसीजर के मुताबिक कंप्यूटराइज्ड रिसिप्ट आपको मिलती है। कंप्यूटराइज्ड रिसिप्ट, उस रिसिप्ट के ऊपर ना सिर्फ आपका नाम, वकुआ और उसके अलावा उस दरखास्त जो आपने सबमिट की है, जो दाखिल की है, उसका वक्त भी तहरीर होता है। इस तरह क्या होगा, आपके पास एक प्रूफ आ जाएगा जो ये साबित करेगा कि आपने वकुआ के फौरी बाद पुलिस को इस हवाले से एप्लीकेशन दे दी थी, लेकिन चूंकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, तो वो फिर आपकी कमी या आपकी कोताही नहीं है। ठीक है जी। अब आपने पहले एसएचओ को दी, उसके बाद में फिर दूसरी एप्लीकेशन आपने किसको गुजारी? डीपीओ को। अब जब डीपीओ को आपने एप्लीकेशन गुजारी है, तो डीपीओ के पास से आपको एक रिसिप्ट मिलेगी जिसके ऊपर उस एप्लीकेशन का नंबर और तारीख भी तहरीर होगी। जब ये दो काम आप कर लेंगे, ठीक है जी, एसएचओ और डीपीओ को एप्लीकेशन दे देंगे और टाइम पर दे देंगे, तो उसके बाद में पिटीशन फाइल होने की शक्ल में जितनी भी डिले हो जाएगी वो आपके खाते में नहीं पड़ेगी। आपकी जिम्मेदारी, आप उस जिम्मेदारी से मुबर्रा है। ठीक है जी, तो वो फिर आपके केस को उस हवाले से नुकसान नहीं होगा। ठीक है, पिटीशन फाइल कर दी, आते हैं वापस पिटीशन की तरफ। अब पिटीशन फाइल हो गई, उस पर जनाब डीपीओ को और जो है कंसर्न्ड एसएचओ को वो नोटिस गए, उन्होंने फिर अपने कमेंट सबमिट किए कि जनाब फलां वजह की वजह से हमने जो है इस एफआईआर का इंदराज नहीं किया। उसके बाद में उस पर आर्गूमेंट्स हुए और आर्गूमेंट्स के बाद में जो कंसर्न्ड जस्टिस ऑफ पीस है उसमें डायरेक्शन जारी करेगा और उसमें तहरीर करेगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस इज मेड आउट फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन, देयरफॉर एसएचओ एंड रिस्पोंडेंट जो भी है डीपीओ इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर द केस। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू लॉ अंडर सेक्शन 154। तो उसमें जनाब वो फिर डायरेक्शन आ जाएगी और उस डायरेक्शन के ऊपर पुलिस को वो पर्चा देना ही पड़ेगा। ठीक है जी, उसके बावजूद अगर पुलिस पर्चा नहीं देती है तो फिर उसमें 155C पुलिस ऑर्डर की है, उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और अमल दरामद भी करवा सकते हैं। और अगर आप ऐसे चाहते हैं कि आप पर्चा दर्ज करवाने के बजाय आप चले जाते हैं जनाब सीधे प्राइवेट कंप्लेंट में, सेक्शन 200, ठीक है जी, ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 200 में हम चले गए। सेक्शन 200 में क्या करना होगा कि आप जाएंगे वहां पर जो है अपनी कंप्लेंट फाइल करेंगे, वहां पर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, अपने गवाहान का बयान रिकॉर्ड कराएंगे, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं कंसर्न वो आप देंगे। उसके बाद आर्गुमेंट्स करेंगे मजिस्ट्रेट के सामने। तो मजिस्ट्रेट जो है उसको वो अगर वो समझेगा कि आपके केस में जान है तो वो उसे एडमिट कर लेगा और मुल्जिमान को समन कर देगा। अब सवाल ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन एफआईआर एंड कंप्लेंट। ठीक है, एफआईआर वर्सेस कंप्लेंट। आप एफआईआर नहीं करवा रहे, पुलिस एफआईआर नहीं कर रही, आप ये भी नहीं की, आपने जनाब कंप्लेंट फाइल कर दी। अब एफआईआर और कंप्लेंट केस में डिफरेंस क्या है? तो मेजर डिफरेंस जो है एफआईआर और कंप्लेंट केस में वो ये है कि एफआईआर की जो इन्वेस्टिगेशन है ना, उसे कौन करेगा? उसे करेगी पुलिस। ठीक है जी, एफआईआर केस में जमानत करवानी पड़ेगी मुल्जिम को, ठीक है, लेकिन इस्तगासा में जमानत नहीं करवानी पड़ती। इस्तगासा की जो इन्वेस्टिगेशन है वो पुलिस नहीं करती, बल्कि जज जो हैं वो इस्तगासा के गवाहान को सुनने के बाद उसको प्रोसीड करते हैं। तो मुल्जिम की गिरफ्तारी प्राइवेट कंप्लेंट में नहीं है, मुल्जिम की जमानत प्राइवेट कंप्लेंट में नहीं है। एफआईआर केस में मुल्जिम की गिरफ्तारी हो सकती है और मुल्जिम को जेल जाना पड़ सकता है और मुल्जिम को जमानत भी करवाना पड़ेगी। तो ये मेजर डिफरेंस है इन बिटवीन ए प्राइवेट कंप्लेंट एंड एन एफआईआर। तो जो लोग जिनको गिरफ्तारी की बहुत ज्यादा परवाह नहीं होती, वो पुलिस से बचना चाहते हैं, तो वो भी प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करते हैं। और प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो एक जबरदस्त फॉर्म है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन चले हम आगे चलते हैं। अब जनाब जैसा भी हुआ, आपने प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर दी या आपका पर्चा दर्ज हो गया, तो अभी हम चल रहे हैं ट्रायल की तरफ। तो पहले हम पर्चे की तरफ ही चल रहे हैं, क्योंकि उसमें हमने आगे डिस्कस करना है इस चीज को भी कि एफआईआर दर्ज करने के बाद क्या होता है। एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई तो उसके बाद में अब क्या होगा? ठीक है जी, अब बात यह है कि यहां से आगे जो है ना,
वो एक सूरत हाल चल जाती है, बहुत अहम, मुल्जिम के हवाले से भी और मुद्दई के हवाले से भी। तो यहाँ से मुल्जिम के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं कि वो अपनी ज़ात को पुलिस के घेरे से बचा ले, और मुद्दई जो है उसकी और पुलिस की ख्वाहिश होती है कि वो मुल्जिम को गिरफ्तार कर ले, क्योंकि जैसे ही मुल्जिम गिरफ्तार होगा वैसे ही मुद्दई के लिए भी आसानी हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी, और जो रिलीफ वो सीख कर रहा है वो मुतवक्का तौर पर, मतलब उसमें इन्वेस्टिगेशन में वो रिलीफ उसे मिल सकता है। और अगर मुल्जिम जो है वो काबू नहीं आता, वो भाग जाता है, तो फिर दोनों के लिए प्रॉब्लम्स हैं, पुलिस के लिए भी और मुद्दई के लिए भी, क्योंकि पुलिस ही चाहती है कि एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वो गिरफ्तार हो, तो केस की जो इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू हो। तो एफआईआर हो गई तो इन्वेस्टिगेशन इसकी बाकायदा जो है अब वो शुरू हो जाएगी। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू होगी सेक्शन 156 के तहत। सेक्शन 156 सीआरपीसी ऑथोराइज करता है पुलिस ऑफिसर को कि वो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करे। ठीक है जी, वो इन्वेस्टिगेट करेगा, लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि इस हवाले से प्राइम कंसिडरेशन जो है वो एक्यूज्ड की वो क्या होगा, वो कहेगा जी मैं प्रोटेक्ट करूं अपने आप को, किससे? पुलिस से। पुलिस से प्रोटेक्ट वो कैसे कर सकता है? वो ऐसे कर सकता है कि जनाब वो बेल फाइल करेगा सेक्शन 498 में। ठीक है जी, 498 जो सेक्शन है वो बेसिकली एक रिलीफ फराहम करता है इनोसेंट लोगों को, या उन लोगों को जिनके खिलाफ झूठी एफआईआर जो हैं वो बनाई जाती हैं, जिनके खिलाफ झूठा मुकदमा बनाकर उनको जो है उनकी शोहरत को दागदार करने के लिए, उनको सियासी बुनियादों के ऊपर, बदनीयती के जो है बुनियाद के ऊपर, और जो है उसको अल्टीरियर मोटिव्स की बुनियाद के ऊपर जो है ना उसको, उसके खिलाफ पर्चा जो है दर्ज किया जाता है। अब चीज़ ये है कि बेल फाइल कर दी। यहाँ पर एक बहुत अहम बात जो है वो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ख़ुसूसन आप लोगों के हवाले से। मैंने बहुत सारी बेल एप्लीकेशंस जो हैं वो मैंने जो प्रीवियस बेल एप्लीकेशंस वो पढ़ी हैं, उनके अंदर जो ग्राउंड्स हम रूटीन में मेंशन करते हैं ना जी, वो ग्राउंड जो है वो 498 की होती ही नहीं, बल्कि वो ग्राउंड्स होती हैं 497 सीआरपीसी की। 497 सीआरपीसी जो है वो बेसिकली डिस्कस करता है जमानत बाद इस गिरफ्तारी को, यानी जब गिरफ्तारी हो जाती है तो उसके बाद में जो जमानत हम करवाते हैं उसको हम फाइल करते हैं 497 सीआरपीसी के तहत। ठीक है, अब उसकी जो ग्राउंड है उनके अंदर मैरिट शामिल है, लेकिन यहां पर जो बेल जो हम सीख कर रहे हैं उसके अंदर बेसिकली 3 चीजें अहम हैं। सबसे पहले उसको हम जब एप्लीकेशन लिखेंगे तो हम उसमें लिखेंगे कि मुझे जो इस केस में फंसाया गया है वो अल्टीरियर मोटिव्स, यानी बैरूनी अनासिर की बुनियाद के ऊपर मुझे फंसाया गया है, वरना तो इस केस से मेरा तो किसी किस्म का ताल्लुक ही नहीं है, ये लिखा जाता है। ठीक है, अब दूसरी चीज इसमें मैलाफाइड इंटेंशन, यानी मुद्दई जो है वो बदनीयत है और बदनीयती की बुनियाद के ऊपर मेरा उसने ये पर्चा करवाया। ठीक है, और तीसरी चीज जो लिखेगा मुल्जिम वो लिखेगा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, यानी ये जो एफआईआर है ये एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के तहत ये दर्ज की गई है, और इसका मकसद जो है वो मेरी शोहरत को दागदार करना, मुझे हिरासा और परेशान करना जो है ये। तो ये 3 ग्राउंड्स हैं जो प्रीवियस बेल के अंदर लाजमन होनी चाहिए। ठीक है जी, अब मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है उसने प्रीवियस बेल करवानी है, पर्चा दर्ज हो गया, बंदा कराची में बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब वो क्या करे, क्योंकि यहां पर जब वो आएगा तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी, तो फिर वो क्या करे, कोई बता सकता है? नहीं भैया, फिर उसको क्या करना पड़ेगा कि उसको प्रोटेक्टिव बेल फाइल करनी पड़ेगी। वो कराची में सिंध हाई कोर्ट में जाएगा, वहां पर एक बेल फाइल करेगा कि जनाब मेरे खिलाफ लाहौर में फला थाने में एक पर्चा हो चुका है, लेकिन जब मैं यहां से जाऊंगा तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी, तो मुझे जनाब प्रोटेक्टिव बेल फराहम की जाए, ताकि मैं जाकर वहां जाने के बाद में फिर से दोबारा से मैं जो है ये बेल 498 की फाइल मैं कर सकूं। ठीक है जी, तो ये इस तरह प्रोटेक्टिव बेल जो फाइल करने के बाद वहां से वो रिलीफ ले लेगा और फिर ये बेल जो है यहां पर फाइल कर देगा और पुलिस से वो महफूज रहने की कोशिश करेगा। अब एक तो चीज हो गई ये जो चीज है ना जिसको मैंने डिस्कस किया है 498 सीआरपीसी, ये पुलिस को सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज, मुल्जिम को सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज कि वो पुलिस की गिरफ्त में मत आए, और पुलिस को सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज ये है
कि पुलिस किसी बंदे को अपनी कस्टडी में कर ले और उसके बाद उसे अपने तरीके से उससे इन्वेस्टिगेट करे। बहरहाल जब उसने ये बेल करवा ली 498 के तहत, तो वो जाएगा सीधा पुलिस के पास और कहेगा कि जनाब मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहा हूं, मैं आपकी तफ्तीश के लिए हाजिर हूं, आप मुझसे तफ्तीश कर लें। अब वो हाजिर हो गया, पुलिस से पूछगछ कर सकती है, वो पुलिस को जवाब देगा, लेकिन पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती, उसकी सेवा नहीं कर सकती, उसकी मार कूट जो है, ठीक है ना जी। अब पुलिस वाले कहते हैं जनाब हम तो किसी के ऊपर तशद्दुद करते ही नहीं है भैया, वो तशद्दुद करते हैं लेकिन उन जगहों पर करते हैं जहां जिन्हें बयान भी आप समझ गए होंगे कहां कहां करते हैं, ठीक है। तो पुलिस ने जनाब क्या किया कि पुलिस तशद्दुद करती है लेकिन वो हथेलियों पर करती है, पांव की तलियों पर करती है, वो घुटनों को मोड़कर उनके बीच में डंडा देकर जनाब जो है फिर उसके ऊपर भी बंदे को वो लटका देती है उल्टा, और दीगर उसके पास कई एक चीजें हैं, लेकिन वो तमाम वो चीजें हैं कि अगर पुलिस मेडिकल करवाएगी तो फिर उसमें उस मुल्जिम के जिस्म पर चोटें नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये होता है। लो जी बेल करवा ली, बेल करवा के बाद उसने पुलिस को ज्वाइन कर लिया, ठीक है जी, और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, ठीक है। अब एक चीज तो हो गई ये। अब एक बंदा कहता है कि जनाब मैं बेल नहीं करवाऊंगा, इस वजह से नहीं करवाऊंगा कि अगर मैं बेल करवाता हूं तो बेल जो है वो खारिज हो सकती है, और खारिज हो जाएगी तो पुलिस उसको पकड़ लेगी। तो वो बंदा क्या करता है कि वो जनाब वो इलाके से नस जाता है, वो चला गया, वो भाग गया, वो बंदा भाग गया, पुलिस से दूर भाग गया। अब क्या हुआ, पुलिस क्या करेगी, उस बंदे को ढूंढेगी और उसके पते पर जाएगी, जहां वो मुतवक्को मिल सकता है वहां जाएगी, नहीं मिलेगा तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। 68 से लेकर 89 सेक्शन की जनाब समन किया, नहीं मिला, वारंट निकाले, नहीं मिला, उसके बाद में जनाब क्या किया कि हमने इसको इश्तिहारी डिक्लेयर करवा दिया, जनाब उसके इश्तिहार लग गए, उसको इश्तिहारी कहना लोग शुरू हो गए, वो नहीं मिला। उसके बाद पुलिस ने क्या किया कि उसकी जो है अटैचमेंट कुर्की वगैरह करवा कर उसकी जायदाद भी बेची जा सकती है, ठीक है जी। ये सारी कार्रवाई कर ली, बंदा नहीं मिला। अब अगर वो बंदा मिल जाता है पुलिस को दो शक्लों में, एक शक्ल तो यह है कि उसकी बेल खारिज हो गई, वो पुलिस को मिल गया, दूसरी शक्ल ये है कि जनाब बेल तो उसकी खारिज नहीं हुई, लेकिन हुआ क्या है कि पुलिस ने क्या किया कि उसको गिरफ्तार करने के लिए उसकी वालदा को ले जाकर थाने में बिठा लिया, या उसके भाई को, ठीक है, या उसके बच्चों को ले जाकर थाने में बिठा लिया। अब वो बंदा बेचारा क्या करेगा, मजबूरन उसे पुलिस के पास हाजिर होना पड़ेगा, ठीक है जी। वालदा को बिठाया, बंदा मजबूर हो गया, आकर वो थाने में आ गया, थाने में पेश हो गया, वालदा को छोड़ दिया, इसकी गिरफ्तारी पुलिस ने डाल ली। अब बंदा आ गया पुलिस के रहमो करम पर कि अब पुलिस ने उसके साथ क्या करना है, ठीक है जी। तो अब हम इन चीजों को देखते हैं कि पुलिस क्या करेगी उसके साथ। पुलिस क्या करेगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस जाएगी जनाब 24 घंटे के अंदर, विद इन 24 आवर्स, 24 आवर्स यानी एक दिन के अंदर, जिस दिन वो पेश हुआ या जिस दिन पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, अब 24 घंटे के अंदर पुलिस उसको किसके सामने पेश करेगी जी, मजिस्ट्रेट के सामने। और मजिस्ट्रेट अब पुलिस उसे कहेगी कि जनाब 24 घंटे में मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, लेकिन मुल्जिम बड़ा ही शातिर है, इसके पास मैंने फला चीजें अभी रिकवर करनी है, तो जनाब गुजारिश है कि इसकी कस्टडी मुझे जो है मजीद 15-14 दिन के लिए दे दी जाए। पुलिस कितने दिन के लिए कस्टडी ले सकती है सर? पुलिस इसकी कस्टडी ले सकती है मैक्सिमम जो है वो 15 दिन, यानी एक दिन गुजार लिया, 14 दिन मजीद। अब मैजिस्ट्रेट क्या करेगा कि उसकी कस्टडी पुलिस को हैंड ओवर तो करेगा, लेकिन डायरेक्टली 14 दिन के लिए नहीं करता। वो क्या करेगा जनाब, 2 दिन के लिए कर दी, फिर 3 दिन के लिए कर दी, या 4 दिन के लिए कर दी, कर अगर जनाब मुमकिन है कि वो 14 दिन का टाइम पूरा भी कर दे, और मुमकिन है जनाब जो है ना वो 10 दिन में या 8 दिन में या 4 दिन में ही उस बंदे को जुडिशियल भेज दे। अब जब वो जुडिशियल भेजेगा, जुडिशियल भेजने से पहले जब रिमांड पर लेकर गया सेक्शन 167 के तहत, और उसने कहा जनाब मुझे 2 दिन के लिए बंदे की जुडिशियल फिजिकल कस्टडी जो है मेरे हवाले की जाए, मैंने इन्वेस्टिगेशन करनी है, मैं भी मुकम्मल नहीं कर सका। अब क्या होगा, मुल्जिम को इख्तियार है कि वो अपना वकील अदालत में पेश कर सके, और मुल्जिम का वकील कॉन्टेस्ट करेगा जनाब इससे किसी किस्म की कोई चीज पुलिस ने अब बरामद नहीं करनी। एलिगेशन की नौयत यह है कि इससे कोई चीज बरामद नहीं करनी, और इसकी बॉडी या इसकी फिजिकल कस्टडी पुलिस को जो मतलूब अब किसी शक्ल में, कानूनी शक्ल में नहीं है, इसको पुलिस की कस्टडी में देना जो है वो अब उसका कोई फायदा अदालत को नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन को नहीं होगा। तो इसको क्या किया जाए, इसको भेजा जाए जनाब जुडिशियल जेल में भेजा जाए। जेल में भेजे जाने के बाद उसकी बेल फाइल हो सकती है, लेकिन पुलिस कस्टडी में उसकी बेल
नहीं हो सकती। तो अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि अगर देखेगा कि जनाब ऐसी ग्राउंड्स मौजूद हैं कि उसकी फिजिकल कस्टडी अभी मजीद दी जा सकती है तफ्तीशी को, तो वो तफ्तीशी के हैंड ओवर कर देगा। लेकिन अगर वो समझेगा कि जनाब इसकी अब जरूरत नहीं है और पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन की इस हवाले से कोई जरूरत नहीं है, तो वो उसकी कस्टडी पुलिस को देने के बजाय उसको कहां भेज देगा, जेल में भेज देगा। ठीक हो गया जी। लो जी, फर्दर उसको रिमांड दे दिया। अब जनाब 2 दिन का रिमांड में उसने जो है इन्वेस्टिगेशन की, फिर 3 दिन का ले लिया, 5 दिन का ले लिया। बहरहाल आखिर को क्या हुआ कि मजिस्ट्रेट ने उसको भेज दिया जुडिशियल। ठीक है, अब उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो अभी हमने डिस्कस किया मुलजिम को। अब जनाब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जब मुलजिम गिरफ्तार हुआ, प्रोसीडिंग शुरू हुई, तो क्या होगा, सबसे पहले 160 सेक्शन जो है 160, ठीक है जी, ये जनाब पुलिस को एम्पावर करता है कि वो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से किसी भी शख्स को, चाहे वो उस थाने की हदूद का है या किसी दीगर थाने की हदूद का है, वो उसे बुला सकता है और इस केस के हवाले से इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर सकता है, उसे तफ्तीश कर सकता है, उसे क्वेश्चंस पूछ सकता है और वो कानूनन पाबंद है उन तमाम क्वेश्चंस का जवाब देने का। ठीक हो गया जी। तो जब पर्चा दर्ज हो गया, तो जो पहला काम आईओ यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करेगा, पुलिस करेगी, वो क्या करेगी, वो जाएगी जनाब जाए वकुआ पर। जाए वकुआ पर जो पहला काम है। ठीक है जी। अब वहां पर वो क्या करेगी जनाब, बयानात 161 के, ठीक है जी, यानी तमाम गवाहान के बयानात 161 के, मुद्दई का बयान, 2 चीजें होगी। वहां पर जनाब नक्शा जाए वकुआ का, गवाहान कहां खड़े थे, ठीक है ना जी, और उसके अलावा वहां पर जो है जो भी आर्टिकल्स नेसेसरी, इसमें जो आर्टिकल्स नेसेसरी है जो वहां पर मिल जाएंगी, वो सारी चीजें जो है पुलिस वहां से लेगी और अपने पहली जिम्नी का उनको हिस्सा बनाएगी, बयानात वगैरह मुकम्मल तौर पर वो लिखने के बाद। तो ये इस हवाले से मुद्दई के हवाले से उसका जो फर्स्ट डे है, जो फर्स्ट विजिट है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का जाए वकुआ का, वो मुद्दई के लिए बहुत अहम है और मुद्दई को उस हवाले से बहुत अटेंटिवली अपने बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड करवाने पड़ेंगे। ठीक है जी। अजान हो रही है, अजान के बाद में बाकी इंशाल्लाह शुरू करें जी। स्टूडेंट्स वहीं से शुरू करते हैं नमाज पढ़ने के बाद। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि 161 की जो स्टेटमेंट्स यानी जो फर्स्ट विजिट है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की जाए वकुआ की, वो मुद्दई के हवाले से बहुत अहम है और मुद्दई को उस हवाले से बहुत अटेंटिव रहना चाहिए और अटेंटिव रह के 161 की स्टेटमेंट्स जो हैं ये कोशिश करें कि अपने सामने अपने गवाहान को बिल्कुल एज इट इज़ जो कोरोबोरेशन करें, फराहम करें एफआईआर को, एफआईआर के नुक्ता से बिल्कुल बनोअन इसको कोशिश करें कोई बयान करवाए। उसके अलावा नक्शा है और दीगर आर्टिकल जो वहां से मिलेंगी पुलिस को, वो सारी इनके हवाले से वो अटेंटिवली काम करें। ठीक है जी। चलें अब वापस आते हैं मुलजिम की तरफ। तो मुलजिम जनाब गिरफ्तार हो गया। तो गिरफ्तारी का जो 3 चीजें हैं कि व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड द अरेस्ट ऑफ एक्यूज्ड। जी, गुजारिश ये है कि जो पर्पस बिहाइंड द अरेस्ट ऑफ एक्यूज जो है पुलिस का, वो ये है कि पुलिस ने को बंदा चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। एक पर्चा हो गया, उस पर्चे में किसी बंदे के ऊपर एक एलिगेशन लग गया कत्ल का। अब जब पुलिस को वो बंदा मिलेगा नहीं, तो पुलिस जो है उससे इन्वेस्टिगेट उसको कैसे करेगी। ठीक है। अब फर्स्ट करें 498 के तहत जो है बेल करवा ली, बेल करवा के बंदा जो है पुलिस के पास आ गया। अब वो बंदा पुलिस को ज्वाइन तो जरूर करता है बेल करवाने के बाद, लेकिन चूंकि वो अपनी मर्जी का मालिक होता है, पुलिस उसके ऊपर जोर नहीं डाल सकती, वो पुलिस की कस्टडी में नहीं होता, तो फिर वो जितना चाहे टाइम पुलिस को देता है और पुलिस की मर्जी के मुताबिक वो शामिल तफ्तीश भी नहीं होता और पुलिस जो है उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। इस हवाले से फिर पुलिस को उसको अरेस्ट करना ही पड़ता है। अब जब पुलिस ने बंदे को अरेस्ट कर लिया, ठीक है जी, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है किसी बंदे के ऊपर संगीन नौयत का मुकदमा दर्ज हो गया, कत्ल जैसी मिसाल के तौर पर। अब वहां पर पुलिस ये समझती है कि यार बंदा जो है, बंदा खुद पुलिस के पास चला गया या पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों शक्लों में अगर पुलिस ये समझती है कि यार इस बंदे का इस केस से कतई तौर पर कोई ताल्लुक है ही नहीं, इस बंदे ने ये काम नहीं किया, जो इल्जाम लगा है, जिस नौयत का भी इल्जाम लगा है वो इल्जाम झूठा, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं, तो जरूरी नहीं है कि पुलिस उस बंदे को गिरफ्तार करे या अपने डॉक्यूमेंट्स में उसकी गिरफ्तारी डाले। तो उसकी गिरफ्तारी डालना किसी हवाले से भी जरूरी नहीं है। मैंने बहुत सारे मामलात में देखा है,
मैंने देखा है कि मैंने कई दोस्तों ने पिटीशन इस हवाले से फाइल की कि जनाब पुलिस के पास जो है वो मुलजिम मौजूद है, मुलजिम थाने में बैठा रहता है, पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करती, तो जनाब उसको डायरेक्शन जारी की जाए कि पुलिस उसको गिरफ्तार करे। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है, पुलिस एम्पावर्ड है, पुलिस को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी मुलजिम को गिरफ्तार करे या ना करे। अगर पुलिस समझती है कि एक बंदा उसके पास आया है लेकिन उसका इस जुर्म से ताल्लुक ही कोई नहीं है, तो उसको गिरफ्तार करना, उसकी गिरफ्तारी डालना पुलिस के डॉक्यूमेंट्स में, पुलिस की डायरी में जो है वो जरूरी नहीं है। ठीक है जी, पहली चीज आ गई। अब दूसरी चीज आ गई, क्या ड्यूरिंग जब उसके पास जो रिमांड की कस्टडी होती है उसमें पुलिस बंदे को टॉर्चर करने का कानूनी इख्तियार रखती है या नहीं? ठीक है जी। तो आप सब लोग ये कह रहे होंगे कि यार पुलिस जो है उसको इख्तियार ऐसा होगा, अगर ना होता तो वो ऐसा क्यों करती? भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस को किसी शख्स को टॉर्चर करने का कतई तौर पर कोई इख्तियार नहीं है, और पुलिस जब किसी बंदे को टॉर्चर करती है तो उसका टॉर्चर करने का जो अंदाज होता है वो इस नौइयत का होता है जिसमें उस बंदे के ऊपर जो है किसी किस्म का उसके जिस्म के ऊपर कोई चोट का निशान नहीं होता, ताकि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई ना हो सके, इस तरह उसका टॉर्चर किया जाता है। तो अब वो टॉर्चर कैसे करते हैं? रूटीन में जो देखा गया वो ये है कि या सुना गया है, ठीक है जी, तो पुलिस क्या करती है कि उसके हाथ के ऊपर टॉर्चर करेगी, या उसके पांव के तलवों पर टॉर्चर करेगी, या उसको उल्टा लटकाएगी, या उसके घुटनों के बीच में और टांग के बीच में कोई चीज फंसाकर जो है फिर उसको मोड़ा जाएगा, या इस किस्म की जो तकलीफ पुलिस पहुंचाती है कि अगर उसको मेडिकल करवाया जाए तो फिर जो है उस मेडिकल के अंदर वो बिल्कुल सही सलामत नजर आता है। इस तरह पुलिस के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं होती, लेकिन बहरहाल टॉर्चर तो पुलिस जो है आम औकात में वो करती है। अब सवाल ये है कि किसी बंदे को पुलिस ने जो है वो पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, अब पुलिस जो है उस बंदे को पुलिस से उस बंदे को हम कैसे प्रोटेक्ट करें कि पुलिस उसको टॉर्चर ना करे? तो इसका तरीका यह है कि जब किसी बंदे को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसके जो घर पर मौजूद लोग हैं वो क्या करें कि वो फौरी तौर पर एक जो है वो पिटीशन फाइल कर दें, एक दरखास्त फाइल कर दें मैजिस्ट्रेट को। अब मैजिस्ट्रेट से वो सीख करें कि जनाब ये इस बंदे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस इसको टॉर्चर करना चाहती है, इसका जनाब मेडिकल करवाया जाए। ठीक है जी, या पुलिस ने इसको टॉर्चर किया, इसको मेडिकल करवाया जाए। जब उसको मेडिकल करवाया जाएगा तो उस मेडिकल में उसकी बॉडी को मुकम्मल तौर पर किसी भी किस्म के टॉर्चर से खाली होगी। अब उसके बाद में अगर उसके ऊपर कोई टॉर्चर होता है तो आप जब मेडिकल करवाएंगे तो आप उस मेडिकल के अंदर यकीनी तौर पर उन चीजों को भी शामिल करेंगे, जैसे हाथ या पांव या जैसे उल्टे लटकाने वाली बात है जिसमें कहीं ना कहीं कोई चोटें जरूर होती हैं। ठीक है, उन चोटों को जब आप मेडिकल में लाने पर कामयाब हो जाएंगे तो उसका रिजल्ट ये होगा कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसकी फिर खैर नहीं, आप उसके खिलाफ भरपूर प्रोसीड कर सकते हैं, वो सस्पेंड भी हो सकता है, वो डिसमिस भी हो सकता है। तो ये तरीका है किसी बंदे को हम जो है प्रोटेक्शन फराहम करने का। ठीक है जी, बहरहाल चलो जी, बंदा गिरफ्तार हो गया, अब रिमांड पे है जनाब, पुलिस उसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसी दौरान इन्वेस्टिगेशन के 161 की स्टेटमेंट्स जो है पुलिस वो रिकॉर्ड करती है। अब मैंने जैसे पहले कहा कि 160 में किसी भी बंदे को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस तलब कर सकती है। अब 162 जो है बेसिकली वो इस हवाले से है कि वो स्टेटमेंट जो 161 के तहत रिकॉर्ड की गई हैं उन स्टेटमेंट्स पर 162 ये कहती है कि उनके ऊपर सिग्नेचर गवाह के जरूरी नहीं है, नहीं किए जाएंगे। 164 इस चीज को डिस्कस करती है कि अगर फर्ज करें मिसाल के तौर पर कोई एक मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें एक बंदा जो है वो जो है एब्डक्ट कर लिया गया, उसको अगवा कर लिया गया, अब अगवा का पर्चा दर्ज हो गया, इस बीच में उस बंदे को कहीं से बरामद कर लिया गया। ठीक है जी, वो बरामद हो गया। अब यहां पर जनाब पुलिस क्या करेगी कि फौरी तौर पर इलाका मजिस्ट्रेट के पास जाएगी और वहां जाकर कहेगी जनाब ये बंदा जो है ये विक्टिम है, ये एब्डक्टी है, ये जरा बरामद हो गया है, तो इसका बयान मैं रिकॉर्ड करवाना चाहता हूं कि वो बयान जो है क्या देना चाहता है। अब उसको चूंकि एब्डक्टी है, वो एलिज्ड एब्डक्टी, वो आएगा, वो बयान देगा कि जनाब मुझे फला फला बंदे ने इस तरह अगवा किया था। ठीक है, उस पर जो 164 की स्टेटमेंट होगी उसके ऊपर मुल्जिम को इख्तियार होगा कि वो अपना वकील मुकर्रर करे और उसका वकील जो है उसके ऊपर जिरा कर सकता है, क्रॉस एग्जामिनेशन उसका कर सकता है। 167 डिस्कस करती है रिमांड को। तो रिमांड का जैसे मैंने कहा कि ये टोटल 15 डेज है। फर्स्ट डे वो होता है जब गिरफ्तार किया जाता है, 24 आवर्स में
मुलजिम को पेश किया जाता है मजिस्ट्रेट के पास और उसके बाद में 14 दिन का मजीद मैक्सिमम रिमांड मिल सकता है। रिमांड का मकसद है कि पुलिस के पास उसकी जब फिजिकल कस्टडी किसी आदमी की होगी तो पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। ठीक है, तो मैक्सिमम पीरियड इसका 15 डेज है। मैजिस्ट्रेट चाहे तो वो 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का या 10 दिन के अंदर रिमांड को खत्म करके बंदे को जुडिशियल भेज सकता है, यानी जेल में। ठीक है, जब बंदा जेल में चला जाएगा तो फिर पुलिस के पास या उस तफ्तीशी के पास उस केस में, ठीक है, उसको बुलाने का कोई इख्तियार बाकी ना रहेगा। ठीक है जी। अब ये जनाब 161 बहुत अहम है। लो जी, बंदे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि बंदे के खिलाफ जो एलिगेशन लगाया गया है, यानी उस मुलजिम के खिलाफ जो एलिगेशन लगाया गया है, उससे, उस एफआईआर के उस जुर्म से उस मुलजिम का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अगर पुलिस ये समझती है कि उस मुलजिम का उस जुर्म से किसी नौयत का कोई ताल्लुक ही नहीं है जिसमें उसको गिरफ्तार किया गया है या जिसमें पुलिस ने उसको शामिल तफ्तीश किया हुआ है, तो पुलिस क्या करेगी कि जनाब एक जाती बॉन्ड के ऊपर भी पुलिस को इख्तियार है कि उसकी जमानत मंजूर कर ले और उसको पुलिस जो है वो छोड़ दे। ठीक है जी, लेकिन पुलिस इसके इख्तियार बहुत ही कम करती है। ठीक है, करेगी तो मखसूस हालात में। मखसूस हालात का मतलब आप समझते ही हैं कि कौन से हालात हो सकते हैं जिन हालात में पुलिस इसका इस्तेमाल करेगी, रूटीन में वो नहीं करेगी। ठीक है जी, लो जी, इससे आगे चलते हैं। अब सेक्शन 172 है अहम, जो डिस्कशन के काबिल है। इसमें पुलिस डायरी, यानी जितनी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने इस केस में की है उसमें हर दिन, यानी आपने लफ्ज सुना होगा जिमनी, ठीक है, जो जिमनिया तब्दीली करवा ली, जिमनिया एजाज अपने जुर्म बड़ा करवा लिया, जिमनियों में जो है ना किसी जुर्म को ख़त्म करवा लिया। तो याद रखें, जब कोई एफआईआर दर्ज होती है उसमें कोई भी सेक्शन लगा हो तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस उस सेक्शन के अंदर इजाफा कर सकती है, जुर्म ईजाद कर सकती है, यानी एडिशन कर सकती है जुर्मों के अंदर, या पहले से मौजूद किसी जुर्म को ख़त्म भी कर सकती है। मिसाल के तौर पर एक एफआईआर दर्ज हुई जिसके अंदर जुर्म लगा जनाब 337 मिसाल के तौर पर F5 लग गया। ठीक है जी, अब एलिगेशन जो है उसने लगाया था कि जनाब ये जो जुर्म लगा है ना, ये जनाब ये जो वक़ुआ हुआ है ये घर के अंदर हुआ है। ठीक है, अब जो एलिगेशन है उसके मुताबिक वक़ुआ कहाँ हो रहा है? घर के अंदर। जब घर के अंदर वक़ुआ हो रहा है तो फिर उसमें 452 452 लगना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने उन कंटेंट्स के मुताबिक उसको नहीं लगाया। अब जब इन्वेस्टिगेशन हुई और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जी यही मैं कह रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर पुलिस इस पर पहुंची कि जनाब जुर्म जो है, जो ऑफेंस जो है वो कमिट हुआ है इनसाइड द बाउंड्री, ठीक है, इनसाइड द हाउस ऑफेंस कमिट हुआ है और जो मुलजमान थे वो मुसल्लह होकर घर के अंदर दाखिल हुए, तो उसमें क्या होगा? साथ उसमें पुलिस इजाद कर देगी, एडिशन कर देगी एक जुर्म को 452 को। यानी पुलिस को ये इख्तियार है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में किसी जुर्म को ना सिर्फ खत्म कर सकती है बल्कि किसी जुर्म का इन्वेस्टिगेशन में इजाफा भी कर सकती है कि उनकी तफ्तीश के मुताबिक वक़ुआ यूं हुआ। खैर जी 172, अब ये जितनी जिमनिया पुलिस लिखेगी, एक जिमनी पुलिस एक दिन में लिखती है। ठीक है जी, मसाल के तौर पर आज कोई कार्रवाई पुलिस कर रही है तो वो आज जिमनी नंबर मसाल के तौर पर 1 है। अब अगर पुलिस कल कोई कार्रवाई नहीं करती, परसों जो है पुलिस जाए वक़ुआ पर जाती है या फॉरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी वालों के पास जाती है या जज साहब के पास जाती है, वहां पर बेल चल रही है, तो जो भी कार्रवाई पुलिस करेगी वो उसके अंदर लिखेगी कैसा? पुलिस ऐसे लिखेगी कि उसमें मेंशन करेगी कि जनाब इतने बजे मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी, इतने बजे फलां इंफॉर्मेशन मिली, इतने बजे मैंने ये काम किया, इतने बजे जनाब मैं जो है ना रवाना हुआ, इतने बजे मैं वहां पर पहुंचा, इतने बजे मैंने ये प्रोसीडिंग शुरू की और इतने बजे मैंने अपनी तफ्तीश खत्म की। तो वो सारी चीजें जो अहम होगी वो 172 के अंदर डिस्कस हैं कि पुलिस ने अपनी पुलिस डायरी के अंदर क्या कुछ लिखा है। अब एक बहुत अहम सवाल जो आप सबके मन में मचल रहा होगा कि पुलिस की जो डायरी है वो एक वकील के पास होती है या नहीं। तो मेरे भाई, पुलिस की डायरी पुलिस रिकॉर्ड है, कोई वकील वो डायरी जो है अपनी उसे कानूनन हासिल नहीं कर सकता। लेकिन मजे की बात यह है कि हर ट्रायल में हर वकील के पास पुलिस डायरी मौजूद होती है ना, आपके पास भी मौजूद होती होगी। हर ट्रायल में हर वकील के पास पुलिस डायरी मौजूद होती है। ठीक है जी, और इस पुलिस डायरी को हम जो है जिरा के दौरान इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम ये हवाला नहीं दे सकते कि आपने फला जिमनी में फला बात लिखी, अलबत्ता हम ये कह सकते हैं कि फला दिन आपने फला तफ्तीश की थी, उसमें ये
जो भी आप डिफरेंस जो है क्रिएट करना चाहें वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अलबत्ता जो लर्नेड मैजिस्ट्रेट होगा या ट्रायल कोर्ट होगी या ट्रायल जज होगा या सेशन जज होगा, जो भी है, वो उस पुलिस डायरी को पढ़कर जो इसकी तफ्तीश आई है आईओ की या किसी की भी जो जिरा हुई है, सॉरी, उस जिरा को उससे उसका मुवाजना कर सकता है, उसमें देख सकता है कि पुलिस डायरी में और इसकी शहादत के अंदर क्या क्या कंट्राडिक्शंस हैं, और उन्हें देखने के बाद वो अपनी राय फॉर्म करता है जज कि पुलिस जो गवाह है वो सच बोल रहा है या वो झूठ बोल रहा है। ठीक है जी, तो अब ये भी मुकम्मल हो गई। इसके बाद में जनाब 173 की रिपोर्ट है। पुलिस ने जितना मटेरियल कलेक्ट किया, इसमें जो पर्पस है बिहाइंड इन्वेस्टिगेशन वो कतई तौर पर ये नहीं है कि किसी बंदे को पुलिस गुनाहगार कर दे या किसी को बेगुनाह कर दे, ना ही इसका उसके पास इख्तियार है। उसके पास इख्तियार है तो एक चीज का इख्तियार है कि वो मटेरियल कलेक्ट करे कि इस केस के बारे में जो उसने मटेरियल कलेक्ट किया होगा वो कलेक्ट करके सारे मटेरियल को जो है अपनी रिपोर्ट जो है 173 के तहत जो मुकम्मल करेगी और फिर वो सबमिट कर देगी, उसे भेज देगी जनाब प्रोसिक्यूशन ब्रांच में, और प्रोसिक्यूशन ब्रांच जो है उसे कॉम्पिटेंट कोर्ट में भेजेगा, जहां पर उसके ऊपर ट्रायल शुरू हो जाएगा। अगला जो इसमें हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे ट्रायल के हवाले से। जी स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने पुलिस की जो रिपोर्ट थी अंडर 73 वहां तक हम पहुंचे, हमने सारी इन्वेस्टिगेशन को जो है उसके अंदर देखा। अब क्वेश्चन ये है कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी 173 के तहत, और ट्रायल के लिए वो उसका चालान जो है सबमिट कर दिया। तो चालान जो है वो कहाँ चलेगा, कौन ट्रायल करेगा उसका, ये सवाल पैदा हो गया कि हाई कोर्ट उसका ट्रायल करेगा, मैजिस्ट्रेट उसका ट्रायल करेगा या सेशन कोर्ट ट्रायल करेगा। तो इस चीज को जो हम डिस्कस करते हैं तो इसके लिए सेक्शन 6 जो है उसको जरा आप पढ़ लीजिए। सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 की लैंग्वेज के मुताबिक कोई भी ऑफेंस जिसकी सजा 14 या 14 से कम है उसका ट्रायल जो है वो मैजिस्ट्रियल कोर्ट करेगी। कोई ऑफेंस, ठीक है, जिसकी सजा 14 साल या उससे कम है उसका ट्रायल कौन करेगा? मैजिस्ट्रियल कोर्ट। और ठीक है, और तमाम वो ऑफेंसेस जिनकी सजा लाइफ या डेथ है, ठीक है जी, लाइफ या डेथ है। अब 14 साल से कम है वो एक दिन भी हो सकती है, लेकिन 14 साल तक उसकी सजा देने का मजाज कौन हो सकता है? मैजिस्ट्रेट। लेकिन जब सजा इससे एक्सीड कर जाएगी, लाइफ में चली जाएगी या डेथ में चली जाएगी, तो वो ट्रायल चलेगा सेशन या हाई कोर्ट में। अब सवाल ये पैदा हो गया कि सेशन कोर्ट में चलेगा या हाई कोर्ट में चलेगा। तो गुजारिश ये है कि बेसिकली सेशन कोर्ट और जो है हाई कोर्ट, इन दोनों के पास इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी ट्रायल को चला सके। मिसाल के तौर पर वो जनाब जो मैजिस्ट्रियल ट्रायल्स हैं जिनकी सजा 14 साल या उनसे कम है, उन ट्रायल्स को भी कौन चला सकता है? हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट। लेकिन सेशन कोर्ट क्या करता है कि अपने बर्डन को कम करने के लिए ऑथोराइज कर दिया उन्होंने किसको? मैजिस्ट्रेट को। तो वो तमाम जो ट्रायल्स हैं जिनकी सजा 14 साल से कम है वो चलेंगे मैजिस्ट्रियल कोर्ट में, और जिनकी ज्यादा है वो सेशन में या हाई में। अब हाई में कौन से चलेंगे? वो तमाम ट्रायल जो सेशन कोर्ट में चलते हैं जिनकी सजा उम्र कैद है या डेथ है। अब मामला यह है कि कोई संगीन नौयत का मामला है जिसमें हालात बहुत ज्यादा संगीन है और मुल्जिमों की प्रोटेक्शन जो है वो सेशन कोर्ट में बज़ाहिर इतनी अच्छी नहीं होती जितनी जो है वो हाई कोर्ट में होती है। तो ऐसे तमाम हाई प्रोफाइल केसेस जिनको सेशन कोर्ट में ट्रायल जिनका किया जाना वो खतरे से खाली ना हो, जो परेशानी का सबब हो और केस हाई प्रोफाइल हो, तो उनकी डायरेक्ट जो ट्रायल है वो हाई कोर्ट में चल सकती है। ठीक है जी, अब उसके लिए एप्लीकेशन भी फाइल की जा सकती है और हाई कोर्ट जो है इस खुद भी ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस को अपने पास वो तलब कर सकती है कि इनके ट्रायल जो है हम चलाएंगे। तो अब हम बात करेंगे अब मैजिस्ट्रियल ट्रायल पर। बेसिकली मैजिस्ट्रियल ट्रायल हो या सेशन ट्रायल हो, इनका जो तरीकाकार है वो तकरीबन एक जैसा ही है, लेकिन जो सेक्शंस है रेलिवेंट वो मुख्तलिफ हैं। जो सेशन ट्रायल है उसको डिस्कस करेगा सेक्शन 265। सेक्शन 265 जो है वो डिस्कस करेगा हाई कोर्ट और सेशन के ट्रायल को, जबकि मैजिस्ट्रियल ट्रायल को सेक्शन 241 से 249 तक उसको डिस्कस किया जाएगा। चलें अब हम मुख्तसरन देखते हैं कि जो मैजिस्ट्रियल ट्रायल है वो कैसे चलेगा। तो ट्रायल जनाब आ गया मैजिस्ट्रेट के पास, सजा जो थी उसकी 14 साल थी या उससे कम थी। मैजिस्ट्रेट ने क्या करना है कि मैजिस्ट्रेट ने कॉपीज फराहम कर देनी है, तमाम की तमाम कॉपीज
किसको? मुलजिम को। कौन कौन सी कॉपीज आ जाएंगी इसके अंदर? जो 161 की स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, इसके अंदर जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं पहली विजिट पर जो उसने की है तफ्तीशी ने, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, 161 की स्टेटमेंट आ गई और जो रिकवरीज के हवाले से जो चीजें हैं वो तमाम चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। ये प्रोवाइड की जाएंगी किसको? मुलजिम को। अगर मुलजिम जो है वो 100 ज्यादा है तो तमाम मुलजिमान को वो कॉपीज फराहम की जाएंगी और ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो फराहम की जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब जब ये फराहम कर दी गई तो इनके एटलीस्ट 7 डेज के बाद में, यानी जब ये कॉपीज फराहम कर दी गई, इनका मकसद ये है कि एफआईआर की कॉपी मिल गई, 161 की स्टेटमेंट्स की मिल गई और रिकवरीज की मिल गई। इसका मतलब यह है कि मुलजिम को ये बताया जाए कि आपके ऊपर जो एलिगेशन लग रहे हैं, आपके ऊपर जो चीजें जिस ट्रायल का आपको सामना करना पड़ेगा वो ये है, वो ये एप्लीकेशन है, ये एफआईआर है और ये बयानात हैं जो आपके खिलाफ आए, तो आप इनको पढ़ लें और जब 7 दिन का टाइम गुजर जाएगा तो फिर ये चार्ज जो है उसके ऊपर फ्रेम कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जनाब उससे पूछा जाता है चार्ज फ्रेम करते वक्त कि भैया आप जो हैं इसमें आप पर ये इल्जाम है कि आपने फला दिन फला तारीख को फला मौका पर ये काम किया और इससे फला जुर्म सर्ज होता है जिससे फला आदमी को फला तकलीफ हुई। ठीक है, और इसकी ये सजा है, तो आप ये बताओ कि आपने ये जुर्म किया है, आप इसे कबूल करते हो? तो वो ये कहेगा जनाब मैं इसको कबूल नहीं करता। अगर वो कहेगा कि मैं इस जुर्म को कबूल करता हूं तो क्या होगा कि सेक्शन 243 के तहत उसको ये जो एतराफ है ये कन्फेशन कंसिडर होगा और उसको उसकी सजा जो है वो दे दी जाएगी। लेकिन अगर वो ऐसा करता है कि वो उसको प्लीड गिल्टी नहीं करता, वो कहता है कि जनाब मैंने ऐसे कोई जुर्म नहीं किया, तो क्या होगा? तो जनाब ये होगा कि उस पर प्रोसीजर शुरू हो जाएगा ट्रायल का। चलें जी, अब हम ट्रायल खेलते हैं। ठीक है, ट्रायल क्या होगा? ट्रायल में एविडेंस आएगी मुद्दई की और जिरा करेगा कौन? मुलजिम का वकील। ठीक है जी, लो जी ट्रायल का प्रोसेस शुरू हो गया। अब ट्रायल के प्रोसेस में जैसे मैंने कहा कि सेक्शन 244 है। अब 244 सेक्शन जो है वो क्या कहता है जनाब, वो मैं आपको बता दूं कि इसमें जनाब मजिस्ट्रेट क्या करेगा? शेल प्रोसीड टू हियर द कंप्लेनेंट if any and to take all such evidence as may be produced in support of the prosecution and also to hear the accused and take all such evidence as he produces in his defense। क्या करेगा जी मजिस्ट्रेट ये कहेगा कि जनाब मुद्दई साहब आप क्या करें, अपनी शहादत जो है पेश करें। ठीक है जी, अब मुद्दई क्या करेगा कि वो तमाम गवाहान जो हैं वो अपनी शहादत जो है के लिए मुद्दई उनको पेश करेगा और मुलजिम क्या करेगा कि अपना वकील मुकर्रर करेगा और मुलजिम का वकील क्या करेगा? मुद्दई के इन तमाम गवाहान पर जिरा करेगा। ठीक है जी, वो तमाम डॉक्यूमेंट जो इस हवाले से जरूरी होंगे वो एग्जिबिट इस हवाले से किए जाएंगे, उन पर जिरा की जाएगी और जिरा के बाद में अब क्या होगा? मजिस्ट्रेट पूछेगा मुलजिम से, हाँ भाई आप फरमाइए क्या आप भी अपनी शहादत जो पेश करना चाहते हैं? ठीक है, उसको ये राइट है कि वो अपने केस में खुद को बतौर गवाह भी पेश कर सकता है। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट से पूछेगा भाई आप जो है वो पेश करना चाहते हैं? अच्छा, वो पूछेगा किस तरह? पूछने के लिए क्या होगा कि सेक्शन 340, ठीक है, उसके तहत वो खुद को बतौर गवाह जो है पेश कर सकता है। सेक्शन 342 जो है उसमें उसकी स्टेटमेंट होगी मुलजिम की, 342 की स्टेटमेंट, उसको सवालात पूछेगा मजिस्ट्रेट के भाई फला 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 आपके ऊपर जुर्म है। ठीक है, अब ये बताओ कि आप जो है उस जुर्म को तो जाहिर उसने कबूल नहीं किया, आप ये बताओ कि अपने दिफा के अंदर आप खुद बतौर गवाह आओगे? तो वो अगर इनकार करता है तो फिर अगला क्वेश्चन ये होगा क्या आप अपने दिफा में कोई गवाहान पेश करोगे? तो वो उसकी मर्जी है, अगर चाहे तो वो अपने दिफा में गवाह भी पेश कर सकता है। और फर्दर ये कि अगर वो ऐसा चाहे कि वो गवाह तो पेश ना करे लेकिन अपनी कोई एविडेंस डॉक्यूमेंट्री ऐसी पेश करना चाहे तो वो उसमें पेश कर सकता है। तो अपनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो सेक्शन 342 की स्टेटमेंट के अंदर वो पेश कर सकता है। ठीक है जी, लो जी मुद्दई की शहादत होगी, मुलजिम की भी शहादत होगी। अब जनाब क्या होगा? अब यहां पर हम आ रहे हैं 245 में, इसमें या तो वो बरियत होगी उसकी या उसको मिलेगी सजा। लेकिन उससे पहले सेक्शन 244A है, वो ये कहता है कि जब कोई ट्रायल हुआ और ट्रायल से पहले
या ट्रायल के दौरान में किसी जो एब्डक्टी था या कोई ऐसी स्टेटमेंट थी जो 164 की मुल्जिम के खिलाफ रिकॉर्ड हुई, उस मुल्जिम की स्टेटमेंट को जो मैजिस्ट्रेट है उसको बतौर गवाह के तौर पर उसे कंसीडर करेगा। लेकिन कंडीशन यह है, उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हुए मजिस्ट्रेट ने मुल्जिम को मौका दिया था कि वो उस गवाह के ऊपर जिरा कर ले या उसको वकील उसके ऊपर जिरा कर ले। तो जब गवाह के ऊपर जिरा भी हो जाएगी या मौका मिल जाएगा और उसके बावजूद जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गई, तो फिर उस स्टेटमेंट को क्या किया जाएगा, उसको मजिस्ट्रेट समझेगा कि जैसे वो स्टेटमेंट इस ट्रायल के बीच में ही रिकॉर्ड हुई है और उसे पूरा वजन दिया जा सकता है। ठीक है जी। लो जी, ये एविडेंस हो गई जनाब, उसमें एविडेंस दोनों ने पेश कर दी, उसके बाद दोनों पार्टीज ने अपने अपने आर्गुमेंट्स भी कर दिए, केस आ गया 245 में। अब इन एविडेंस की रोशनी में मजिस्ट्रेट अगर समझेगा कि मुल्जिम जुर्मवार है, उसने जुर्म किया है, तो फिर जो है उसको सेंटेंस कर देगा। लेकिन अगर वो समझेगा कि उसने जुर्म नहीं किया तो फिर वो उसको एक्विट कर देगा। ठीक हो गया जी 245 में। अब 248 पर बात करते हैं कि जब एक तो एफआईआर केस हो गया, एक जनाब क्या हुआ कि एक बंदे ने एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की थी। ठीक है जी, वो कंप्लेंट चल रही है। ठीक है, अब उस कंप्लेंट चल रही है और उसका मुद्दई जो कह रहा है कि मैं अपने केस को, अपनी कंप्लेंट को विदड्रॉ करना चाहता हूं, तो मजिस्ट्रेट अगर उसमें समझेगा कि इसके विड्रॉल की गुंजाइश मौजूद है तो फिर वो उसको ऑथोराइज कर सकता है कि वो उसको विड्रॉ भी कर सकता है। ठीक है जी। अब 249 ये है, एक केस चल रहा है, उसमें एविडेंस नहीं आ रही या कोई दीगर को वजह मौजूद है, तो मजिस्ट्रेट जो है वो एम्पावर्ड है कि उसकी प्रोसीडिंग्स को रोक के फाइल को जो है वो दाखिल दफ्तर कर दे। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि किसी केस में एविडेंस नहीं आ रही होती और मुल्जिम बार बार आ रहा होता है, 2 दफ़ा, 10 दफ़ा, 4 दफ़ा, 15 दफ़ा, 20 दफ़ा, लेकिन वो क्या होता है कि जनाब गवाह नहीं आ रहे या कोई और वजह बन गई, तो फिर मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, 249 में इसको दाखिल दफ्तर कर सकता है कि जब मुद्दई आएगा तो एप्लीकेशन देकर इसको दोबारा बरामद करवा कर और इसमें प्रोसीडिंग शुरू हो सकेंगी। लेकिन अब जो 249A है, इसमें जनाब मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो किसी भी स्टेज पर, ट्रायल की किसी भी स्टेज पर किसी मुल्जिम को जो है वो बरी कर सकता है। बरी किस बुनियाद पर कर सकता है, जहां वो समझे कि जनाब मुल्जिम के खिलाफ जो चार्ज है वो ग्राउंडलेस हो चुका है, चार्ज जो है ग्राउंडलेस हो चुका है। मतलब अगर उस ट्रायल को चलाया जाए तो उसमें मुल्जिम को कन्विक्शन या सेंटेंस जो है वो नहीं होगी। तो जब चार्ज ही ग्राउंडलेस हो जाए, उसकी बुनियाद पर सजा ही ना हो सके और मजिस्ट्रेट ये समझता हो कि ऐसा होना अब नामुमकिन है, तो मजिस्ट्रेट फिर जो है 249A में भी किसी भी स्टेज पर ट्रायल शुरू होते वक्त या आखिरी दिन भी उसको वो बरी कर सकता है। अदालत को ये इख्तियारात हासिल हैं कि वो मुल्जिम को इस हवाले से बरी कर सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद में सेशन ट्रायल को। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ट्रायल बिफोर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। इससे पहले जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था मैजिस्ट्रियल ट्रायल को, तो मैजिस्ट्रियल ट्रायल में और सेशन के ट्रायल में बज़ाहिर कोई बड़ा फर्क नहीं होता। सिर्फ ये है कि प्रोविजंस का फर्क है कि जो हाई कोर्ट का ट्रायल है या ट्रायल ऑफ सेशन कोर्ट का है वो 265A से 265N तक ये इसकी मैंडेटरी जो प्रोसीजर है वो इनमें बयान किया गया है और इसके अंदर सारा ट्रायल इसका मुकम्मल हो जाता है। जबकि जो मैजिस्ट्रियल ट्रायल है वो 241 से शुरू होकर 249 तक मुकम्मल होता है। तो बेसिकली प्रोविजंस का ही फर्क है। चलें फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें 265C में 265A से शुरू होता है। 265C में सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी मुल्जिम को वो डॉक्यूमेंट्स तमाम के तमाम, उनमें एफआईआर शामिल है, पुलिस रिपोर्ट उसके अंदर शामिल है, स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 161 की स्टेटमेंट्स गवाहान की जो है और 164 की स्टेटमेंट अगर कोई रिकॉर्ड हुई है तो वो भी इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन नोट्स वगैरह जो हैं ये इनकी तमाम की कॉपीज फराहम की जाएंगी मुल्जिम को। अगर मुल्जिम जो है वो एक से ज्यादा है तो तमाम मुल्जिमान को एक एक कॉपी का सेट इनका फराहम कर दिया जाएगा। अब दूसरी शक्ल इसमें आ गई कि अगर जनाब वो एफआईआर केस ही नहीं है और प्राइवेट कंप्लेंट है तो उस शक्ल में मुल्जिमान को कंप्लेंट की कॉपी फराहम की जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस जो उन्होंने रिकॉर्ड करवाई हैं उनकी कॉपीज फराहम करवाई जाएंगी और तमाम डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने उस कंप्लेंट के साथ एनेक्स किए हैं
जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लगाए हैं कंप्लेंट ने, कंप्लेंट के साथ उनकी कॉपीज भी मुल्जिमान को, तमाम मुल्जिमान को एक एक सेट जो है वो फराहम की जाएगी, जिसके अखराजात बर्दाश्त करेगा कंप्लेनेंट, और वो मुल्जिम को फ्री ऑफ कॉस्ट वो फराहम की जाएंगी। कॉपीज फराहम हो गई, उसके बाद में 7 दिन के बाद में, यानी एटलीस्ट 7 दिन का टाइम गुजरेगा, तो फिर जनाब FIR केस में उसके ऊपर चार्ज फ्रेम होगा। अब जब चार्ज फ्रेम होगा तो चार्ज में जनाब पूछा जाएगा 265D में चार्ज फ्रेम होगा, और 265E में पूछा जाएगा, पढ़कर सुनाया जाएगा मुल्जिम को चार्ज कि भाई आपके ऊपर फलां फलां एलिगेशन है, कि आपके जो FIR का जो वकूआ है उसे बताया जाएगा कि फलां जगह पर, फलां मौका पर, फलां तरीके से, फलां दिन, फलां तारीख को आपने ये ऑकरेंस किया है, ये आपके ऊपर इल्ज़ाम है, तो आप इस इल्ज़ाम को जो है उसको प्लीड करते हो। तो अगर जनाब वो उसको प्लीड करता है, वो कहता है कि ठीक है जनाब मुझसे गलती हो गई है, तो उसके ऊपर कन्विक्शन जो है उसको दे दी जाएगी। लेकिन अगर चार्ज में वो गिल्टी प्लीड नहीं करता तो फिर 265F में एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी। अब वाजे यहाँ पर ये कर दूं कि जो 265D है इसकी लैंग्वेज जो है वो कौन सी होनी चाहिए। तो एक चीज तो क्लियर है कि इसकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश हो, या तो इंग्लिश हो या फिर ऐसी कोई भी लैंग्वेज हो सकती है जो मुल्जिम समझे। ठीक है जी, अगर मुल्जिम कोई दीगर लैंग्वेज नहीं समझता तो फिर वो इंग्लिश होगी। ठीक है, और फिर उस चार्ज को पढ़कर सुनाया जाएगा और समझाया जाएगा मुल्जिम को। उसके बाद में अगर उसको गिल्टी प्लीड करता है तो उसको कन्विक्शन है, नहीं करता तो वहां पर आकर फिर एविडेंस रिकॉर्ड होगी प्रोसिक्यूशन की। अब प्रोसिक्यूशन क्या करेगी कि अपने तमाम गवाहान इंक्लूडिंग कंप्लेनेंट उनको वो पेश करेगी, उनका चीफ रिकॉर्ड होगा, और मुल्जिम का जो वकील है वो उनके ऊपर जिरा करेगा। उसके बाद में जज जो है वो मौका देगा मुल्जिम को कि अगर वो खुद बतौर गवाह आना चाहता है तो वो भी आ जाए, अगर वो अपने गवाहान को पेश करना चाहता है तो वो अपने गवाहान को पेश कर ले, और अगर वो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना चाह रहा है इस हवाले से तो वो भी दे दे। तो इस हवाले से 342 की स्टेटमेंट जो है उसमें मुख्तलिफ सवालात जज उनसे पूछेगा कि ये केस जो आपके खिलाफ रिकॉर्ड हुआ है, रजिस्टर्ड हुआ है, ये क्यों रजिस्टर्ड हुआ है। जो मेजर क्वेश्चन होते हैं 2-3 वो एक ये होते हैं कि व्हाई दिस केस अगेंस्ट यू। ठीक है जी, तो फिर उसका जवाब जो है मुल्जिम देता है। तो आमतौर पर जो प्रोसीजर यहाँ पर चल रहा है वो क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं और वकील जो होता है मुल्जिम का वो उनका जवाब जो है सबमिट करवा देता है। तो पहला जो अहम क्वेश्चन होता है उसमें 342 की स्टेटमेंट में जो जज साहब पूछते हैं अपने उससे मुल्जिम से कि व्हाई दिस केस अगेंस्ट यू, ये केस भाई आपके खिलाफ क्यों दर्ज हुआ है। और दूसरा ये कि व्हाई PWs डिपोज्ड अगेंस्ट यू, कि गवाहान ने आपके खिलाफ जो है वो शहादत क्यों दी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस की बुनियाद के ऊपर वो उनका जवाब जो है दाखिल कर देता है। उसके बाद में जनाब फिर आर्गूमेंट्स होते हैं दोनों फ्रीकेन के, और आर्गूमेंट सुनने के बाद या तो मुल्जिम को उसमें 265H के तहत बरी कर दिया जाता है या फिर उसको सजा दे दी जाती है। अब इसमें वाजे ये कर रहा है 265J, वो ये कह रहा है कि अगर इस दौरान या अपने जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स हुई उस दौरान कोई 164 की स्टेटमेंट आ गई और उस पर मुल्जिम को मौका भी दिया गया कि भाई आप इसके ऊपर जिरा करना चाहते हो या आपका वकील जिरा करना चाहता है तो वो कर ले, तो फिर उस स्टेटमेंट को भरपूर जो है एडमिजिबिलिटी हासिल होगी और वो उसमें एडमिजिबल होगी। अब यहाँ पर जनाब ये हो गया कि सजा होगी या कन्विक्शन बरियत होगी, ये ट्रायल यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जनाब ट्रायल भी होगा, मैजिस्टेरियल ट्रायल भी हो गया, सेशन ट्रायल भी हो गया, अब इनके खिलाफ अपील का प्रोसेस क्या है। तो गुजारिश ये है कि ऐसी कोई भी सजा जो मैजिस्टेरियल कोर्ट ने दी हो और वो 4 साल तक हो, उससे कम हो, 4 साल से कम हो, तो क्या होगा कि सेशन जज जो है उसके पास इसकी अपील जो है वो फाइल की जा सकती है। यानी मैजिस्टेरियल कोर्ट ने एक केस का फैसला किया और सजा दे दी 4 साल से कम, तो उसकी अपील कहाँ फाइल होगी, उसकी अपील फाइल होगी सेशन कोर्ट के पास। ठीक है जी, सेशन जज साहब के पास। और अगर सेशन जज साहब ने ट्रायल किया है और जनाब तो फिर उसकी अपील जाएगी हाई कोर्ट के पास। ठीक है जी, तो सेशन जज साहब की जो मैजिस्ट्रेटियल ट्रायल है उसकी अपील 408 के तहत फौजदारी के तहत जो है फाइल होगी, जबकि 410 के तहत जो है वो सेशन कोर्ट के फैसले की अपील जो है वो हाई कोर्ट में फाइल होगी। अब अगर ऐसा होता है कि हाई कोर्ट ने किसी केस को ट्रायल किया है, ठीक है जी, कोई हाई प्रोफाइल केस है जिसका ट्रायल डायरेक्टली हाई कोर्ट ने किया है, तो उसके खिलाफ जो अपील जाएगी वो 411 में
वो सुप्रीम कोर्ट को जाएगी। अब जनाब ये ट्रायल मुकम्मल हो गया, तो अब मैं 403 को थोड़ा डिस्कस कर दूं कि 403 ये कहता है कि किसी भी शख्स के ऊपर एक केस में, एक एफआईआर में एक से ज्यादा मर्तबा प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, जिसको डबल जेओपार्डी कहा जाता है। 403 में किसी आदमी के खिलाफ एक केस में अगर उसको पहले सजा हो चुकी है तो दोबारा सजा नहीं हो सकती, अगर वो बरी हो चुका है तो दोबारा उसका ट्रायल नहीं हो सकता, उसको सजा नहीं हो सकती। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है कि इसको एज प्रिसाइज एज पॉसिबल रख के अहम तरीन सेक्शंस को इस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि इससे आपको यकीनी तौर पर कुछ फायदा जरूर होगा इंशाल्लाह। अब हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सीपीसी को हम फिंगर टिप्स पर लेने की कोशिश करें। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज।